जिस तरह से हमने प्रकार पढ़े हैं उसी तरह से थॉर्नडाइक के सीखने के नियम है, यानी सीखने के नियम किसने दिए? बहुत बेसिक प्रश्न होता है। सीखने के नियम किसने दिए हैं? यह सबसे पहला प्रश्न है। किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिया। जिस तरह से अगर पूछ ले अधिगम के प्रकार किसने बताए तो रॉबर्ट एम केने ने बताए हैं। और सीखने के नियम किसने दिए? कितने नियम दिए हैं? 8 नियम दिए। और सीखने के जो प्रकार है वो भी कितने थे? 8। अब इसमें क्या है कि सीखने के नियमों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रधान नियम या फिर मुख्य नियम, और दूसरे हैं गौण नियम है। यानी 3 तो प्रधान है, मुख्य नियम है, और 5 नियम कैसे हैं? गौण नियम। याद हो जाने चाहिए, जब आप अलर्ट रहेंगे तो सब कुछ यही याद होगा। तो मुख्य नियम है 3, और उनमें से तत्परता का नियम है सबसे पहले, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी किसी भी गतिविधि को सीखने के लिए तैयार होना। अगर हम किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए हम एकदम गेट रेडी हैं, हम तैयार की स्थिति में हैं, तो उस विषय वस्तु को हम बहुत सरल सीख लें। एक बच्चा स्कूल जाना नहीं चाह रहा। अब आप देखना कि मैं इनमें से किसकी बात कर रहा हूं कि एक बच्चा स्कूल जाना नहीं चाह रहा, उसकी मां या उसकी दादी उसे घसीटते हुए स्कूल लेकर जा रही है। उसे घसीटते हुए स्कूल लेकर जा रही, और वो बच्चा जाना नहीं चाहता। निम्नलिखित में से सीखने का कौन सा नियम यहां पर लागू होता है? तत्परता का नियम, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता, वो तत्पर नहीं है, वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। और ये स्थितियां शायद आप और हमने देखी होगी थोड़ी थोड़ी, कि बच्चा स्कूल जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती उसे घसीटे हुए कैसे भी मना के ले जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो तैयार नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरीके से आप उसे तैयार करके ले जा रहे हो, वो भी इस नियम के अंतर्गत आएगा। जब तक अधिगमकर्ता सीखने वाला तैयार नहीं होता है, तब आप सिखा ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण दिया है कि सीखने के लिए तैयार होना अर्थात जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना बहुत जरूरी है। जिज्ञासु शब्द का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखना, कुछ सीखने की इच्छा रखना है, जानने की लालसा होनी चाहिए, वो जिज्ञासु व्यक्ति होता। जैसे उदाहरण के तौर पर एक घोड़े को तालाब तक ले तो जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए उसे बाध्य कर सकते। वो घोड़ा तभी पानी पिएगा जब उसे प्यास होगी या जब उसकी इच्छा होगी। कहने का मतलब वो घोड़ा पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। आप पानी तक ले गए हैं और उसका मुंह उसके अंदर डुबोने का प्रयास कर रहे हो कि ले पी ले, लेकिन वो नहीं पिए, क्योंकि वो उसके लिए क्या है? तत्पर नहीं है। इसीलिए तो उस बच्चे का जो उदाहरण हमने पढ़ा, वो बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है, वो तत्पर नहीं है इस स्थिति के अंदर, और फिर भी हम उसे ले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अधिगमकर्ता को क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, तभी अधिगम हो सकता। दूसरा हम पढ़ रहे हैं अभ्यास का नियम, इसे उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और जैसे ही अभ्यास शब्द आता है, इसका मतलब है किसी भी गतिविधि का बार बार क्या करना है? रिवीजन करना है, उसका रिपीटेशन करना, उसका अभ्यास करना। ये तो तय है किसी भी विषय वस्तु के अंदर अगर महारत हासिल करनी है तो उसका बार बार अभ्यास की, बहुत बार अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर क्या है कि आत्मसात होता है वो विषय। इसे उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं अगर आपने पहले से कोई ज्ञान सीखा हुआ है, कोई हुनर कोई कला सीखी हुई है, उसका उपयोग अगर आप बारंबार कर रहे हैं, यानी उस पर अभ्यास लगातार आपका जारी है, तो वो आपके लिए उपयोगी है। और आपने उपयोग अगर छोड़ दिया है, अभ्यास अगर छोड़ दिया है, तो आपके लिए अनुपयोगी बन जाएगी। कैसे? आपको टाइपिंग बहुत अच्छे से आती थी, एक समय था बहुत अच्छी टाइप करते थे, और आपने साल भर के लिए टाइपिंग छोड़ दी है, तो क्या अब आप नए सिरे से फिर से टाइपिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अब आपके लिए वो क्या हो गई है? अनुपयोगी है। आप किसी साज को बहुत अच्छे से बजाना जानते थे, गिटार बहुत अच्छे से बजाते थे आप, हारमोनियम बहुत अच्छे से बजाते थे आप, लेकिन आपका अभ्यास छूट गया है, वो आपके लिए क्या हो गया है?
अनुपयोगी होगा, क्योंकि अब वो रिदम आपके अंदर नहीं रहा है। इसलिए अभ्यास की बहुत जरूरत। आप पहले पेज से पढ़ रहे हैं, अगर आपने पहले पेज से पढ़ना छोड़ दिया है, अभ्यास छोड़ दिया है, इसका मतलब वो अनुपयोगी यानी धीरे होता जा रहा है, आपसे दूर। डेली का रिवीजन आपका पहले पेज से होना चाहिए। यानी अभ्यास की महती आवश्यकता। वो पंक्ति मैं फिर से याद दिलाऊंगा आपको कि प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव, ये तीनों शब्द क्रमशः जुड़े हुए हैं। प्रशिक्षण आपको यहां दिया जा रहा है। आपका कार्य क्या है कि निरंतर अभ्यास करना है, और निरंतर अभ्यास करेंगे तो उसमें आप महारत हासिल करेंगे और आपको अनुभव होगा। और जब इस तरह से अनुभव हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत एक सातवें आसमान पर होगा। कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप अटेंड कर लें। इसलिए अभ्यास की महती आवश्यक, यानी बारंबार अभ्यास। उपयोग व अनुपयोग का नियम अर्थात लगातार अभ्यास से सीखना है। जैसे खेलों में कौशल को बार बार अभ्यास से ही सीखा जा सकता है, और अभ्यास से किसका निर्माण होता है? आदत का निर्माण होता है। जब हम किसी भी विषय वस्तु का बार बार अभ्यास करते हैं तो वहां पर आदत का निर्माण यानी हमारी आदत बन जाती। बस हमें तो ये रिवीजन की आदत डालनी है। हम तो जब भी भर्ती परीक्षा की हमने जो तैयारी करी थी 2011 वाली भर्ती के लिए, इतना अभ्यास किया था, इतनी हंगर यानी इतनी भूख थी कि इस भर्ती को किसी भी रूप में जाने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी ब्लाइंड प्रिपरेशन। क्या आपके अंदर वो हंगर है? क्या ऐसी भूख है आपके अंदर? तो जब हमारी आंखें खुली थी तो उस समय नोट्स वो हमारे खुद से बनाए हुए थे, वो हमारे सामने। अगर आप ऐसा फॉलो कर रहे हैं तो आप सही दिशा में, क्योंकि जब आपकी आंखें खुली है तो नोट्स आपके सामने, इसका मतलब 10 से पार स्टडी हो रही है, यानी पर डे के 10 घंटे से ज्यादा आपकी स्टडी हो रही है। आप सही दिशा में, नहीं तो कंपटीशन इतना सरल नहीं है। तो ध्यान रखें इस बात का। अभ्यास में यानी कमी नहीं होना, हमारे प्रयासों में कमी नहीं होनी। रिजल्ट आएगा सकारात्मक ही आएगा, और रिजल्ट में दिक्कत कब आती है? जब हमारे प्रयासों में कमी हो जाए, उसमें कमी नहीं रखनी है। प्रभाव का नियम, तीसरा नियम पढ़ रहे हैं हम। पहला तत्परता का नियम पढ़ा, दूसरा अभ्यास का नियम पढ़ा, और तीसरा पढ़ रहे हैं प्रभाव का नियम। इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं, इसे सुख दुख का नियम भी कहते हैं, इसे पुरस्कार या दंड का नियम भी कहते हैं, और इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, इंग्लिश वर्ड है। यानी किसी भी कार्य के प्रभाव के आधार पर हम सीखना चाहते हैं। हमने कोई भी कार्य किया है, उसका प्रभाव अगर हमारे ऊपर पॉजिटिव है तो उस कार्य को हम फिर से करेंगे, और अगर उसका प्रभाव सही नहीं है तो उस कार्य को हम फिर से नहीं करेंगे। इसलिए प्रश्न क्या है कि प्रभाव के नियम को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं, इसे सुख दुख का नियम भी कहते हैं, इसे पुरस्कार दंड का नियम भी कहते हैं, इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं, इसे लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहा जाता है। यानी अर्थात कार्य के परिणाम से सीखना। जैसे यदि व्यक्ति को किसी कार्य को करने से संतोष व सुख प्राप्त होता है, वह उस कार्य को दोहराता है। कोई भी ऐसे कार्य जिसमें आपको संतुष्टि प्राप्त होती है तो आप खुद से मोटिवेट होते, आप खुद से मोटिवेट, हाँ कि इसे और किया जाए, यानी ये कार्य मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये करना चाहिए। और जैसे ही कहीं इसमें देखें हम कि अगर सुख मिल रहा है तो आप करेंगे, अगर दुखी हो रहे हैं तो उस कार्य को आप क्या करेंगे? नहीं करेंगे उसे। और जहां पुरस्कार मिल रहा है आपको, करेंगे उस कार्य को, करेंगे जहां आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, और जहां आपको दंडित किया जा रहा है तो आप भागेंगे, वहां से पलायन करेंगे कि यहां तो पनिशमेंट है, यहां तो डर और भय है, तो आप उस कार्य को नहीं करेंगे। जहां संतोष है वो आप कार्य करेंगे, और जहां असंतोष है यानी असंतुष्टि है वो कार्य आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बताओ, ये तीनों प्रधान नियम आपको क्लियर हुए? पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और तीसरा प्रभाव का नियम। ये है प्रधान या मुख्य या प्राथमिक या प्रमुख नियम, कैसे भी शब्द पूछ लिया जाए।
प्राइमरी जो होता है ना, प्रथम प्रारंभिक, वो ये नियम है। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है गौण नियम। गौण नियम का मतलब यह है कि प्रधान के बाद में कुछ गौण बातें भी आती है, मुख्य के बाद में कुछ अतिरिक्त भी आती है ना, बस वो इस तरह से आपको समझना है। इनको गौण नियम कहते हैं। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए हम बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं और करनी पड़ती है। ऐसी मान लीजिए हमने बीएमआई को सीखने का प्रयास किया और पहली बार बीएमआई हमारे समझ में नहीं आई, तो हम उसका क्या करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे। बहु प्रतिक्रिया, कोई ना कोई तरीका निकलेगा जिसकी वजह से हम उसमें क्या करेंगे, सीखेंगे, अधिगम करेंगे। ऑक्सीजन डेप्थ है, कॉन्सेप्ट है। सेकंड विंड है, कॉन्सेप्ट है। पहली बार पढ़ा, पहली बार अनुक्रिया करी, हमें समझ नहीं आया, फिर से हमने अनुक्रिया करी, यानी बार बार किया, फिर दोबारा से क्लास के अंदर क्या हुआ, रिवीजन हुआ, रिपीटेशन हुआ, तो अब हमारे अंदर यानी वो स्थायीकरण हो गया, अब हमें पता लग गया। तो बहुत सारे अनुक्रिया करना है किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए। मानसिक स्थिति, इसका मतलब है सीखने के लिए आपकी मानसिक मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए, सकारात्मक होनी, यानी मानसिक रूप से आप क्या होने चाहिए, तैयार, मेंटली किसी भी विषय वस्तु को। यानी आप कोई भी हाथ का हुनर या किसी भी कला को अगर आप सीख रहे हैं और आपको घर वालों ने या किसी के कहने पर आपको कहीं ट्रेनिंग सेंटर पे छोड़ दिया गया है, कहता है ना कि ये बालक की हमारी छुट्टियां चल रही है, ये समर वेकेशन चल रहा है, कुछ हुनर का काम सीख जाए, इसलिए इसको यहाँ पर महीने भर के लिए आपके पास क्या छोड़ देते हैं, आप इसे ट्रेनिंग दो। अब वो फिजिकली तो वो जा रहा है वहां पर, फिजिकली हमेशा प्रेजेंट है, लेकिन मानसिक रूप से वो, हाँ, अगर मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है तो जाना उसके लिए सही नहीं है। यानी उसे सीखने के लिए क्या करना है, मानसिक रूप से तैयार होना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अधिगम के नियम पढ़ रहे हैं। किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे। कौन से नियम पढ़ रहे हैं अब हम, गौण नियम पढ़ रहे हैं। तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, यानी इसका मतलब यह होता है किसी भी विषय वस्तु को आप भागों में या टुकड़ों में बांट कर पढ़ें। आप नौसिखिया होता है, जब हमारे सामने नौसिखिया कोई भी खिलाड़ी होता है तो उसको हम स्किल जब सिखाते हैं, जब उसे हम कौशल सिखाते हैं तो टुकड़ों में बांट कर सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चे को टेनिस सर्विस सिखाने जा रहे हैं वॉलीबॉल के अंदर, तो सबसे पहले बॉल कैसे हाथ में ली जाएगी, उसके बाद यानी हम क्रमशः ऐसे बताते हैं, टुकड़ों में बांटे हैं। बॉल कैसे हाथ में ली जाएगी और उसके बाद में गेंद को क्या करना है, टोस करना है, क्योंकि बिना टोस किए अगर आप सर्विस करते हैं तो फाउल होती है। इसलिए एयर में क्या करना होता है, टोस करना है। उसके बाद में धीरे धीरे हम बता रहे हैं बच्चे को, इस तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं, अंशों में बांट, टुकड़ों में बांट कर दे रहे हैं। फिर बच्चे से कहेंगे इतना गेंद टॉस करने के बाद में अब आपको क्या करना है, गेंद के बीच से थोड़ा ऊपर उसे क्या मारना है, इम्पैक्ट करना है और इतना फोर्स लगाना है कि वो गेंद नेट को क्रॉस कर जाए, इतना फोर्स लगाना है। ये हम बाई पार्ट में उसे बता रहे हैं, यानी अंशों में बांट कर उसे बता रहे हैं। ये नौसिखिया खिलाड़ी के लिए है। क्या एडवांस जो प्लेयर होता है उसको भी ऐसे ही हम प्रशिक्षण देंगे, नहीं देंगे, उसे होल पार्ट में देंगे। जब हमारे पास पहले से तैयार खिलाड़ी है उसे हम होल पार्ट में सिखाने का प्रयास करेंगे, यानी क्रिया को एक साथ में सीख। आत्मीकरण का नियम, यानी आत्मसात करना है, अनुभव में लाना है। यानी ये अभ्यास के नियम से क्या है, प्रभावित है कि जब आप किसी भी विषय वस्तु का बारंबार अभ्यास कर लेंगे तो वो आत्मसात, आत्मसात का मतलब होता है अंदर धारण करना है। अंदर धारण कब होगी, जब बहुत सारा अभ्यास होगा। तो किसी भी विषय वस्तु को सीखने के बाद में आत्मसात करना है, ये भी सीखने के नियम है, यानी अनुभव में लाना है। साहचर्य परिवर्तन का नियम पांचवा पढ़ रहे हैं। साहचर्य परिवर्तन का नियम यानी सीखी हुई चीज दूसरी जगह पर काम आना है। कोई भी विषय वस्तु अगर आपने सीखी है, जब वो किसी दूसरी जगह पर काम आ जाती है, इसका मतलब वो क्या हुआ है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। कितने नियम पढ़े हमने, प्रधान कितने पढ़े, तीन। कौन कौन से, ऊपर देखो, हाँ, तीन। कौन कौन से, हाँ, अब बताइए, अब बताइए कौन कौन से नियम पढ़े हमने। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अब
गौण नियम 5 है। गौण नियम कितने हैं? 5 है। पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक या मनोवृत्ति का नियम, और आंशिक यानी टुकड़ों में बांटकर सीखने वाला नियम। ठीक है। चौथा आत्मीकरण का नियम। आत्मसात करना या आत्मीकरण का मतलब है कि बहुत अभ्यास से हमारे अंदर, यानी जिसे कहते हैं ना, घोट के पी लिया हमने, यानी इसका हमें अब क्या हो गया? ज्ञान हो गया है, और हमारे ज्ञान के संग्रह में यानी ये बूंद जुड़ गई है, उसे कहते हैं आत्मसात। और पांचवा शाब्दिक सहज। याद हो गया? अब हम पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग। यहां पर क्या, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए, और ज्यादातर क्या है, जीव जंतुओं पर ही किए। किसी ने बंदर पर किया है, किसी ने बिल्ली पर किया है, किसी ने कुत्ते पर किया है, किसी ने चूहे पर किया है, किसी ने कबूतर पे, यानी जानवरों पर ज्यादा प्रयोग हुए। वो इसलिए कि अगर इन पर पहले प्रयोग कर लें तो वो प्रयोग भी मानव पर किए जा सकते हैं, इसलिए उन पर। कोई भी सिद्धांत आएगा मैं उसकी हेडिंग पहले क्लियर कर लेता हूं, क्योंकि जब हेडिंग क्लियर हो जाती है उसके बाद हमें कोई दिक्कत। सबसे पहली बात, कोई सिद्धांत है तो किसका है? थॉर्डाइम का नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उसे गौर से सुनिए। कोई सिद्धांत है तो वो किसने दिया है, कब दिया है, और उसके नाम अन्य क्या है, यानी किसी भी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह भी ध्यान में रखना है। और उस सिद्धांत की मूल विषय वस्तु क्या है, और उसमें कोई पात्र है, कोई उपकरण है तो वो क्या है, और उसका रिजल्ट क्या है, ये सब देखना है। यही प्रश्न बनता है। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले थॉर्नडाइक साहब को। थॉर्नडाइक साहब ने सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक खुद क्या है? व्यवहारवादी। इनकी टीम के सदस्य वाटसन टीम के सदस्य इनके हैं वाटसन, क्योंकि मनोविज्ञान को शुद्ध व्यवहार का विज्ञान किसने बोला था? वाटसन ने बोला था, तो ये इनके साथ ही। ये व्यवहारवादी हैं और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहला जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं आप। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या फिर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के वातावरण में पहली बार मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू करने का जो श्रेय जाता है वो है थॉर्नडाइक, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाता है थॉर्नडाइक। और मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। बिल्कुल, ये 3 प्रश्न है। दोबारा से, मनोविज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन? थॉर्नडाइक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन? विलियम वुंट। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन? वो भी विलियम वुंट ही। ये हमारे प्रश्न, इस एक लाइन के अंदर प्रश्न क्लियर हो गए हैं कि पहली बात, हम जिस अधिगम सिद्धांत को पढ़ रहे हैं वो थॉर्नडाइक ने दिया है। ये खुद व्यवहारवादी परंपरा के हैं और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। अब इन्होंने जो सीखने का जो एक सिद्धांत दिया था उसके 6 उपनाम हैं। हम पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई भी नाम पूछा जा सकता है। थॉर्नडाइक का जो अधिगम का जो सिद्धांत है उसको 6 नामों से जानते हैं और कोई भी नाम आ सकता है, इसलिए याद रखना। इन्होंने जो सिद्धांत दिया इसे हम प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं और हमसे क्या होती है? गलतियां होती है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसे कहते हैं कि यहां पर संयोजन बनता है 2 चीजों का, इसका उद्दीपन और अनुक्रिया का संयोजन बनता है, जुड़ते हैं। अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत, यानी 2 चीजों के फिर से क्या बन रहा है? संबंध बन रहा है। किनके बीच? उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत सीधा सा भी कह सकते हैं इसे, और ट्रायल एंड एरर का थ्योरी या सिद्धांत भी कहते हैं। ये कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ इसकी क्या है? इंग्लिश है। प्रयत्न एंड त्रुटि का क्या है?
इंग्लिश वर्जन यह है ट्रायल एंड एरर, और इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, या फिर इसे एस टाइप सिद्धांत भी कहते हैं। एस का मतलब स्टिमुलस और स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन या उद्दीपक। इसका मतलब एस टाइप इसलिए कहा कि इस सिद्धांत के अंदर उद्दीपक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसलिए इसे कहा गया एस टाइप सिद्धांत। वैसे मैंने उद्दीपन या उद्दीपक के बारे में आपको बता तो दिया, फिर भी मैं बता देता हूं कि जो विषय वस्तु हमारे टारगेट में होती है वो हमारा क्या है, उद्दीपन है। और उसे हासिल करने के लिए आप जो कुछ भी प्रयास करेंगे वो आपकी क्या है, अनुक्रिया है। स्टिमुलस का मतलब क्या, उद्दीपक जो हमारा टारगेट है, और रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, अनुक्रिया है, यानी हमारे प्रयास। ये सिद्धांत है, इसका जिक्र इन्होंने किया है एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक के अंदर, और ये प्रकाशित हुई थी 1913 के अंदर। एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा रचित है, थॉर्नडाइक के द्वारा। कब है, 1913। अब देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार, या इससे पहले थोड़ा सा मैं इस प्रयोग को पहले पढ़ लें ताकि इजी क्लियर हो जाए। थॉर्नडाइक क्या है कि एक प्रयोग करना चाहते थे और प्रयोग किया भी, और इन्होंने जो प्रयोग किया वो भूखी बिल्ली पर किया था। इस पर किया था। सबसे पहला और बेसिक प्रश्न ये होता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो भूखी बिल्ली पर किया। भूखी बिल्ली पे किया था ना, दापी हुई बिल्ली तो प्रयास करेगी नहीं। बताओ कौन करेगा, कोई नहीं करेगा ना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने क्या है कि एक थॉर्नडाइक उलझन बॉक्स बनाया, ये जो आप देख रहे हैं, इस उलझन बॉक्स का नाम ही क्या दे दिया, थॉर्नडाइक पजल बॉक्स नाम दे दिया गया। ये एक ऐसा बॉक्स बनाया गया, और इतना ये इसका दायरा था कि बिल्ली आराम से इसके अंदर आ सकती है, और साइड में इसके जालियां लगा दी गई है, सरिये लगा दिए गए हैं, और वो भी जरूरी है क्योंकि इसका उद्दीपक बाहर पड़ा है। उद्दीपक इसका क्या है, मछली का टुकड़ा, फिश का जो टुकड़ा है वो उसके लिए क्या है, उद्दीपक है। और यहां पर आपको पता है कि गेट लगाया हुआ है, और अंदर एक लीवर भी दिख रहा है आपको, अंदर यहां पर एक लीवर दिख रहा है, यानी इस लीवर को हल्के से दबाते ही ये गेट स्लाइड करते हुए क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और खुल जाते ही वो क्या है, बिल्ली बाहर आ जाएगी और अपने उद्दीपक को ग्रहण कर लेगी और तृप्त हो जाएगी। ठीक है। इस प्रयोग में क्या किया, भूखी बिल्ली थी और उसके सामने उद्दीपक रखा गया फिश को। अब उसको नहीं पता ना कि भाई यहां लीवर है, पता है क्या, इसको नहीं पता कि यहां पर लीवर है और इसको मैं सीधा दबा लूं और बाहर निकल जाऊं और मैं मेरे उद्दीपक को ग्रहण कर लूं। इसने क्या है कि भाग दौड़ शुरू करी, इसने इधर उधर, क्योंकि जब इतना शानदार यहां पर उद्दीपक पड़ा है, इतना अट्रैक्टिव यहां पर स्टिमुलस पड़ा है, और बहुत ज्यादा हंगर भी है, बहुत ज्यादा अगर भूख भी लगी है, तो अनुक्रियाएं तो बहुत फास्ट होगी, ये तो तय है। अनुक्रिया फास्ट होती है, इधर उधर कूदती है कि अचानक इसका एक पंजा इस लीवर के ऊपर टिकता है या पड़ता है, और जैसे ही लीवर के ऊपर इसका पंजा पड़ा, गेट खुल गया, और गेट खुल गया तो बाहर आकर इसने खा। थॉर्नडाइक ने कहा ये तो अचानक हुआ है, इसने सीखा नहीं है, हमें क्या करना है, इसको सिखाना है कि तो गेट सीधा खोलेगी। फिर से उसके अंदर डाल दिया और ऐसे ही किया, बिल्ली फिर से भाग दौड़ ऐसे करी, अचानक से फिर से लीवर पे पड़ा और फिर से खुल गया, बाहर आकर उसने फिर से अपना उद्दीपक ग्रहण कर लिया। अब 2-4 बार ऐसा और अभ्यास किया, फिर बिल्ली ने ये फालतू की जो ये ताबड़तोड़ थी, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, और सीधा किस पे गई, लीवर पे गई। क्योंकि इसने, हम पढ़ रहे हैं इसका नाम ही क्या, देखिए कि प्रयत्न एवं त्रुटि, कि आप प्रयास करोगे तो गलतियां होगी आपसे बार बार, लेकिन उसके बाद में स्थायी ज्ञान आपको हो जाएगा। फिर स्थायी ज्ञान क्या है कि बार बार ऐसा अभ्यास करने से बिल्ली को पता लग गया कि ये चाबी तो यहां है, अपने को फालतू उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसने सीधा लीवर दबाया और बाहर आकर खा गई। तो थॉर्नडाइक ने कहा
कि क्या वास्तव में इसने सीख लिया? तो एक बार फिर से इसे अंदर डाला, तो वास्तव में इतना शार्प तरीके से बिल्ली थी भूखी और उसने जाके पंजे से दबाया, जैसे गेट खुला, बाहर आ गई और अपना उद्दीपक जो है उसने ग्रहण कर लिया। ये है ट्रायल एंड एरर कि आप कोशिश करते जाइए, बहुत सारी गलतियां होगी, त्रुटियां होगी, लेकिन अंततः आप क्या कर जाएंगे? सीख जाएंगे। अंततः आप सीख जाएंगे। ऐसा ही मनुष्यों पर करने का प्रयास किया। अब देखिए, अब इस सिद्धांत को पढ़ते हैं। जब प्राणी के समक्ष नवीन समस्या या परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, तब प्राणी उस परिस्थिति के साथ समायोजन करने की अनुक्रिया की जाए। नवीन परिस्थिति क्या थी? बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब उसके साथ क्या है? समायोजित होना है, क्योंकि उद्दीपक उसका कहां है? बाहर पड़ा है, वो भी सामने। ऐसा तो है नहीं कि दीवार अपारदर्शी थी, पारदर्शी, सब कुछ दिख रहा था, इसलिए बहुत ललचा रहा था ये उद्दीपक इसको, इसलिए अनुक्रिया उसको और ज्यादा तेज हो गई थी। प्रारंभ में उसकी अनुक्रिया क्या थी? गलत थी, कि उसने भागदौड़ करी थी और कोई सफलता हासिल नहीं। लेकिन कुछ समय बाद वह सही अनुक्रिया करना सीख जाता है। उद्दीपन जितना ज्यादा आकर्षक होगा, अनुक्रिया उतनी ज्यादा आकर्षक होगी। यहां अगर ये इतना फ्राई किया हुआ अगर फिश का टुकड़ा या फिश नहीं होती, तो और कोई होता तो इतना प्रयास भी नहीं हो। अब आपके लिए जो है ना, उद्दीपक क्या है? अच्छी रैंक है। आपके लिए आकर्षक उद्दीपक क्या है? अच्छी रैंक है, क्योंकि अच्छी रैंक जहां आती है तो घर के पास नौकरी। और जितना आप हाई यानी दूर की रैंक में आते हैं, उतना ही आप दूर जाते हैं। कहां से? अपने घर से दूर। इसलिए नहीं सर, हमें तो नौकरी लगना है, कैसे ही करके हमें चाहे कहीं पे किसी भी बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो हम नौकरी कर लेंगे। ये सब लोग जो आप चित्र देख रहे हैं, ऐसे ही कहा करते थे, सर एक बार नौकरी लग जाए ना, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, चाहे कहीं भी पोस्टिंग में। अब वो यही कह रहे हैं कि आप वाली बात सीधी में याद आ रही है, क्योंकि अब सब कुछ होते हुए भी रोटियां क्या करनी पड़ती है? खुद को बने। सब कुछ होते हुए, मेरी बात को समझ गए आप? सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं, इसके बावजूद भी खुद को क्या करना पड़ता है? हाँ, ये करना पड़ता। अब क्या सर, आपकी बातें याद आती। आदत हो गई थी हमारी, तो खराब आदत हो गई थी कि खाना बना बनाया आता था और हम आराम से ग्रहण करते थे। अब सब बातें हम बोल, ये तो जीवन के उतार चढ़ाव है, आते रहते। इसलिए मैं आपको पहले से चेता रहा हूं कि बेहतरीन जो रैंक होगी वो आपको अपने घर के पास लाएगी, खींच के लाएगी। आपके पास विकल्प होंगे कि लो भाई, जो बढ़िया स्कूल है जो आपके एकदम नजदीक में, उसे चूज कीजिए, क्योंकि जो मेरिट होती है, मेरिट के अनुसार ऐसे स्क्रीन के सामने आपको बुलाया जाता है। जैसे आप इसी तरह से बैठे हैं, ठीक इसी तरह से आपको सामने बिठाया जाता है। और जिसकी रैंक अच्छी होती है वो स्कूलें इस तरह से होती है। अब आपकी अगर एकदम लोएस्ट है, तो आपको पता है स्कूलें कौन सी बची है? जो लोएस्ट है, जो क्रिटिकल है, ऐसे बची हुई है, तो वो आपको फिर उद्दीपन जितना ज्यादा आकर्षक होगा, अनुक्रिया उतनी क्या होगी? ज्यादा आकर्षक। प्रायोगिक साधन क्या था? भूखी बिल्ली थी। और क्या था साधन में? थॉर्नडाइक बॉक्स था। और उद्दीपक क्या था? मछली थी। ठीक है, इस सिद्धांत में उद्दीपन को ज्यादा महत्व दिया गया। अंडरलाइन कीजिए, उद्दीपन का मतलब क्या? स्टिमुलस। उद्दीपन का मतलब होता है स्टिमुलस, यानी उद्दीपन को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए तो हमने पढ़ा था कि एस टाइप है ये सिद्धांत कैसा है? एस टाइप है। एस का मतलब स्टिमुलस है, इसको ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को लक्ष्य तो मालूम होता है। देखिए आप, इस सिद्धांत के अनुसार बालक को लक्ष्य तो मालूम होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका नहीं। जैसे हमें हमारा लक्ष्य तो मालूम है, लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका नहीं है। तो तरीका मैं बता रहा हूं ना आपको, तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि जो कराया जा रहा है उसे क्या कर लें? आत्मसात कर लें, अपने अनुभव में लेकर आ जाएं, उसे धारण कर लें अपने आप को। और साथ में जीके का भी ध्यान रखना है, केवल सब्जेक्ट नहीं। ये भी बात कहता रहता हूं मैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को लक्ष्य तो मालूम होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका नहीं। बहुत सारे प्रयासों के माध्यम से उसे लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता ज्ञात हो जाता है, अर्थात बालक अध्ययन कर लेता है।
बहुत सारे प्रयास उसने किए थे और अंततः केवल एक ही प्रयास किया था, लास्ट कौन सा, सीधा पंजे से लीवर दबाना था। तो बहुत सारे प्रयासों के बाद में यह स्थिति होती है कि हम अधिगम कर लेते। अब थॉर्नडाइक जो सिद्धांत है इसके चरण कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे हमें होकर गुजरना है। तो स्टेप देखिए, सबसे पहले कि किसी नवीन समस्या का उत्पन्न होना। समस्या क्या थी कि सामने उद्दीपक पड़ा है लेकिन गेट बंद है, अब लें कैसे इसे, तो ये क्या थी, समस्या थी। ठीक है, उसके बाद नवीन परिस्थिति के साथ समायोजन करने के लिए अनुक्रिया करना। अब जैसी भी परिस्थिति थी, दौड़ना भागना क्या किया, उछलना कूदना क्या किया, शुरू किया, यानी आपने समायोजन के लिए अनुक्रिया प्रारंभ कर दी। अचानक सफलता प्राप्त करना है का मतलब होता है अचानक उस लीवर पर पंजे का टिकना होता है। अचानक सफलता का मतलब क्या है, अचानक उस लीवर पर पंजे का टिकना होता है और गेट का खुलना होता है और बाहर जाकर अपने उद्दीपक को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया। और गलतियों में क्रमशः कमी आनी है, यानी धीरे धीरे गलतियों में क्या आई थी, कमी आ गई थी और सीखने की क्रियाविधि का स्थायी ज्ञान हो गया। कब, अंत में। फिर हमने यानी उस बिल्ली ने कोई भी एक्स्ट्रा अनुक्रिया नहीं करी थी, सीधा क्या किया था, पंजे से लीवर को दबाया, गेट खुला और अपने उद्दीपन को ले लिया। बताओ थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्लियर। इसका ध्यान रखना, अन्य जो नाम है वो विशेष तौर से ध्यान में रखना है। इसे प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे संयोजनवाद का भी कहते हैं, इसे संबंधवाद का भी कहते हैं, इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, इसे ट्रायल एंड एरर का भी सिद्धांत कहते हैं और इसे एस टाइप सिद्धांत भी कहते हैं। बोलो 6 नाम हुए कि नहीं हुए, ये याद करना है ऐसे कैसे आप। अब हम पढ़ रहे हैं पावलोव साहब को। पावलोव साहब थोड़े से एक अटपटे टाइप के हैं लेकिन समझ आएगा। पावलोव रूस के होते और इन्हें अपने सिद्धांत के लिए जो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया था, यानी कंडीशनिंग जो थ्योरी दी थी, उसके लिए उन्हें अच्छा जो विश्व स्तर का जो नागरिक पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था 1904 के लिए। यानी 1904 में इन्हें इस सिद्धांत के लिए क्या है, पुरस्कृत किया गया था और वो पुरस्कार क्या था, नोबेल था। अब इनके फिर से क्या है, अन्य नाम है। जैसे थॉर्नडाइक साहब के हमने पढ़े, ठीक इसके भी ऐसे हैं कि जो पावलोव का जो सिद्धांत है उसको किस किस नामों से जाना जाता है। इसे अनुबंधता का सिद्धांत, यानी यहां पर अनुबंधन होता है, जुड़ना होता है, और जुड़ना यहां पर क्या है, यानी घंटी और लार के बीच में क्या होगा, जुड़ना होगा, एक बॉन्ड बनना होगा। पढ़ेंगे, उससे पहले नाम पढ़ लें। अनुबंधता का मतलब जुड़ना होता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसका मतलब होता है कि हम किसी भी विषय वस्तु या किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या हो गए, अनुकूलित हो गए, यानी उसके प्रति हम अनुकूलित या संवेदनशील हो गए हैं, उससे जुड़ गए हैं। जुड़ेंगे देखिए। और संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहते, संबंध प्रतिक्रिया, ध्यान रखिए, वो संबंधवाद का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो संबंधवाद का था और यह संबंध प्रतिक्रिया, यानी यहां पर एक उद्दीपक होता है जो कि अस्वाभाविक होता है, उसके प्रति क्या करना है, प्रतिक्रिया करना है, उससे जुड़ना है। इसे शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी इसे क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, इसे CR थ्योरी भी कहते हैं, यानी कंडीशन। C का मतलब कंडीशन यानी अनुकूलित होना, R फॉर रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया करना है। CR थ्योरी कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं और इसे कंडीशनिंग सिद्धांत भी कहते हैं, यानी ये 6 नाम इसके भी हैं। और मैं आपको कह दूं, अपना जो फिजिकल एजुकेशन यानी सेकंड पेपर है, इसके अंदर ये बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं और जैसे आप फर्स्ट पेपर की जो साइकोलॉजी में आप जाएंगे तो उसमें बहुत बारीक भी पूछा जा सकता है। अपने विषय के अंदर बहुत बेसिक प्रश्न पूछे, ये बेसिक में आता है कि पावलोव के सिद्धांत को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, संबंधवाद किसका है, थॉर्नडाइक का है, और संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है, पावलोव का है। वो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत था किसका, थॉर्नडाइक। ये क्या है,
अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसलिए जितना आप बारंबार अभ्यास करेंगे तब क्या हो जाएगा, आत्मसात हो जाएगा। बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? गौण नियमों में हमने आत्मसात शब्द पढ़ा था, और आत्मसात तभी होगा जब जोरदार आपका क्या होगा, अभ्यास होगा। और जब अभ्यास करेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी। आदत बनानी जरूरी। अब जो प्रायोगिक साधन है, यानी पावलोव ने अपना जो ये प्रयोग किया था वो किस पर किया, तो सबसे पहले कुत्ते पर किया। बहुत शानदार डायग्राम है। चलिए ये पढ़ें, इससे पहले हम एक बार इस प्रयोग पर चर्चा कर लेते हैं। एक स्वाभाविक क्रिया है कि बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार आ जाएगी। ये तो कुत्ता है, कुत्ते का नेचुरली क्या आती है, लार आती है। हमारे आ जाएगी, हमारे आ जाएगी। आप किसी भी विवाह समारोह के अंदर गए हैं और भोजन अभी तक चालू नहीं हुआ है, और घूम फिर के आपने पूरा चक्कर लगा लिया है, वो पूरा राउंड लगा लिया कि आज तो ये है, तो लार तो आना स्वाभाविक है। कुत्ते के मुंह में, यानी डॉग के मुंह में तो क्या है, नेचुरल लार आती ही है। पावलोव ने यह सोचा था कि अगर भोजन को देखकर लार आती है तो मैं बिना भोजन के इसके लार टपकवा दूं, और यह प्रयोग करना चाहता। यानी जितनी भोजन से लार टपकती है उतनी ही मैं बिना भोजन के भी लार टपकवा दूंगा इस कुत्ते से, इसलिए प्रयोग किया था। अब ऐसे कैसे प्रयोग करते हैं कि सबसे पहले ये एक ऐसा पूरा अपार्टमेंट बना जिसके अंदर कुत्ते को यहां पर पूरा जकड़ दिया है, क्योंकि कुत्ते को नहीं जकड़ेंगे तो उधर भाग जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा, हमारा प्रयोग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए पूरा जकड़ दिया। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये लार दिखाई गई है कि कुत्ते के मुंह में लार पड़ती है, यानी भोजन को देखकर लार पड़ना क्या है, स्वाभाविक है। अब क्या है, ये एक गेट भी रखा है, यहां कुछ खाने का प्याला सा पड़ा है। इन्होंने प्रयोग किया और ये मीटर भी लगा है। मीटर ये था कि जब जितनी भोजन से जो लार आती है ना, उतनी मैं घंटी बजाकर लार टपकवा दूंगा। अब घंटी बजाने, आप नीचे उतरो पेड़ियों से और घंटी बजाओ, किस कुत्ते के मुंह में लार पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। लेकिन ये क्या करेगा, अनुकूलित करेगा इसे। ये बार बार अभ्यास से अनुकूलित कर देगा। उसके बाद में केवल घंटी बजाएगा और घंटी बजाते उतनी ही लार आएगी जितनी भोजन से आए। हम उसकी बात कर, तो देखिए यहां पर क्या किया इसने, पावलोव ने, ये जो गेट दिख रहा है आपको, पहले उसने, पावलोव ने क्या किया, घंटी बजाई, और घंटी बजाते ही अगले 2 सेकंड के अंदर इस गेट के अंदर से क्या दिया, भोजन दिया, और कुत्ते के मुंह में क्या आई, लार। ऐसा इन्होंने बार बार पावलोव ने प्रयास किया, अभ्यास किया। यानी घंटी बजाते और अगले 2-3 सेकंड में क्या कर देते, इस गेट के माध्यम से, इस गेट के अंदर से इस प्याले के अंदर भोजन रख देते, और लगातार क्या, कुत्ते के मुंह में लार आती थी। अब लास्ट में क्या किया, केवल घंटी बजाई और भोजन दिया ही नहीं, तो भी क्या हुआ, लार आई, क्योंकि वो उस घंटी के प्रति क्या हो गया, अनुकूलित हो गया। कुत्ते को पता है कि घंटी बजी है, इसका मतलब क्या आएगा, भोजन आएगा, और लार टपकी, लार टपकी। उसके बाद में इसने मेजर कर लिया कि जब शुरुआत में जितनी लार टपकी थी ना, उतनी की इतनी मैंने किससे टपकवा दी है, सिर्फ घंटी से टपकवा दी है। तो भोजन एक क्या है, एक स्वाभाविक उद्दीपन होता है, और अस्वाभाविक उद्दीपन क्या है, घंटी। अस्वाभाविक क्या नहीं, मानव निर्मित है, और अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक क्रिया करा दी साहब, और उतनी क्रिया करा दी जितनी नेचुरल भोजन को देखकर होती है। मेजर भी कर लिया, मीटर भी लगा लिया, यहां पर प्रयोग सिद्ध हो गया। कहने का मतलब यह है इस सिद्धांत से कि हम किसी भी विषय वस्तु के प्रति क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। जब हम इस तरह का बार बार अभ्यास करते हैं तो अनुकूलित हो जाते हैं, जिसका उदाहरण यहां पर है, लेकिन उससे पहले यह देखेंगे। तो जो प्रायोगिक साधन है वो कुत्ते पर प्रयोग है, हमने पढ़ा। अब देखो, एक बहुत सिंपल बात है कि भोजन को देखकर लार का टपकना, ये क्या है, प्राकृतिक, नेचुरल है। नेचुरल है कि भोजन को देखकर लार टपकेगी। अब यहां पर देखना, में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस क्रम को याद रखना है। सबसे पहली बात है भोजन, यानी UCS, अनकंडीशन स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक, हमने पढ़ा।
भोजन क्या है? उद्दीपक है। कुत्ते के लिए भोजन क्या है? उद्दीपक वही जिसे हासिल करना है। उद्दीपक वही जो हासिल करना है। कुत्ते को क्या हासिल करना था? भोजन। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है? भोजन। और जो लार होती है वो क्या है? अनकंडीशन रेस्पॉन्स। क्या मतलब? स्वाभाविक है कि भोजन को देखकर लार आना स्वाभाविक। ये तो क्लियर है कि भोजन को देखकर लार तो आएगी। अब अगली जो पंक्ति है वो क्या कह रही है कि घंटी बजाई, इसे कहते हैं सीएस का मतलब कंडीशनड स्टिमुलस, यानी हमारी वो घंटी क्या है? कंडीशनड है। हमने इसे कंडीशन में रखा है। घंटी बजाएंगे, अगले 2-3 सेकंड में क्या रखेंगे? भोजन रखेंगे, और क्या टपकेगी? लार टपकेगी। ये प्रोसेस है, और इस पर हमने यानी पाउलोव ने लंबे समय तक अभ्यास किया। काफी लंबे समय तक अभ्यास किया, क्योंकि किसी को अनुकूलित अगर करना है तो उसमें यहां समय लगेगा, आदत बनानी पड़ेगी उसकी। अब क्या है? लास्ट में उसने क्या किया कि बजाई, और यहां भोजन गायब। भोजन यहां पर क्या हुआ? गायब हो गया है। फिर भी क्या आई? लार आई है। इसका मतलब घंटी बजाकर लार टपकवा दी है, वो भी कितनी? जितनी नेचुरल यानी प्राकृतिक भोजन को देखकर जितनी लार टपकती है उतनी की उतनी यहां पर टपका दी। कहने का मतलब यहां पर अनुबंधित अनुक्रिया हो गई। अब अनुबंधित हम किसके साथ हो गए? यानी कुत्ता घंटी के साथ अनुबंधित हो गया, और उसके हिसाब से उसकी क्या हुई? अनुक्रिया हुई। वो इतना हो गया था कि घंटी जैसे ही बजी उसको यह तो तय था कि अब भोजन आने वाला है, लेकिन भोजन आया ही नहीं, फिर भी लार टपकी। यहां पर है कि किसी भी कृत्रिम विषय वस्तु के साथ भी अनुकूलित हो जाता है व्यक्ति। जैसे एक उदाहरण और है, देखिए, कोई प्रतियोगी छात्र सुबह जल्दी उठने के लिए 4 बजे का अलार्म लगा और प्रतिदिन उसी समय उठ जाता है। हाँ, शर्त यह है कि उठ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद अलार्म बजने से पूर्व ही उसकी नींद खुल जाती है, तो यह अनुबंधित अनुकूलन कहलाता है। नहीं तो यह खुद पर प्रयोग कर सकते। आपको कम से कम 1 सप्ताह का या 8 से 10 दिन का समय है जो आप अलार्म के लिए समय लगाते हैं। बस शर्त यह है कि उस समय उठना है। ऐसे नहीं कि उसको थपेट दिया आपने, जैसे ही मोबाइल के अंदर अलार्म बजा और उसे आपने थपेट दिया, कभी 10 मिनट कभी 15 मिनट आगे पीछे बहुत सारा हो गया। ऐसा तो करना नहीं है। और ये दावा करते हैं, पाउलोव ने सिद्ध कर दिया, हम भी सिद्ध कर देंगे। 8 से 10 दिन के लिए आपको ऐसा अलार्म लगाना है, और अगले दिन अगर आपको अलार्म लगाने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप हमसे बात करें। इसके लिए मतलब क्या हुआ कि हम उस समय के क्या हो गए? अनुकूलित हो गए। ऑटोमेटिक नींद खुलेगी, ऑटो सिस्टम लगता है। सर, हम तो क्या है रात को 12 बजे सोए और हमें उठना था 4 बजे, फिर भी 4 बजे नींद खुलेगी? बिल्कुल खुलेगी। अगर आपने सही तरीके से, अब नहीं खुले तो वो आलसी और मालसी की परिभाषा में आते होंगे। हैं? कायदे से इंसान होगा, उसे तो क्या है? अनुकूलित होना पड़ेगा। आपने जो 4 बजे का जो अलार्म लगाया है ना, उठना राइट 4 बजे ही है। थपकी नहीं मारनी है मोबाइल पर। पहले तो अलार्म घड़ियां हुआ करती थी, आपने थोड़ी देखी। आप तो पिछिए हो। हाँ, आप तो पिछिए हो, आपने अलार्म थोड़ी देखा है। हमारे तो अलार्म होती थी, और अलार्म क्या करते थे, हॉस्टल में रहते थे तो दूर रखते थे उसको, क्योंकि पास रहते थे क्या हो गई? थपकी मार देती। और हो जाता है ऐसा, पास यानी रेंज में अगर होती तो ये थपकी मार दी और वो घड़ी क्या है? बंद हो जाती। देखिए ना आपने वो घड़ियां, ऐसे घड़ी ऊपर वो स्विच होता था, दबाने से क्या हो जाती है? बंद हो जाती। आपने तो मोबाइल वाली अलार्म देखी है। लेकिन जैसे भी है कि हम इस विषय वस्तु से क्या हो गए हैं? भिज्ञ हो गए हैं, यानी जानकार हो गए हैं कि किसी भी कृत्रिम उद्दीपक के साथ हम क्या हो जाते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर एक हमने इंडेक्स बना रखी है। यूसीएस का मतलब क्या होता है, यूसीआर का मतलब होता है, और सीएस का मतलब क्या होता है, और सीआर का मतलब क्या होता है। मैं भी, लेकिन क्रम ये ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या है कि यूसीएस, यूसीआर। यूसीएस इधर पड़ा है, इधर पड़ा है यूसीएस, यूसीआर, उसके बाद सीएस, यूसीएस, यूसीआर, उसके बाद
CS और CR। यहां पर कंडीशनड रेस्पॉन्स हो गया है। नींद आ रही है? नींद कैसी आ रही है? लहरदार आ रही है। ये कंडीशनड रेस्पॉन्स हो गई है, यानी शर्त के साथ में हमने उसे क्या कर दिया? अनुकूलित कर दिया। कंडीशन बनाकर क्या कर दिया है? अनुकूलित कर दिया। अब हम आगे पढ़ रहे हैं स्किनर का सिद्धांत। इसमें भी हमारे बेसिक जो चीजें हैं, यानी डायग्राम सहित यहां पर आपको, इसे तो कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। ये प्रोजेक्ट मेथड है कि सीखना 50% होता है। पहले तो हमने चित्र देखा, उसके बाद में इस चित्र के बारे में बताया जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा। सीखना 50% होता है, बाकी सीखना आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड। सबसे पहली बात स्किनर का प्रयोग है, वही जो BF स्किनर जब हम पढ़ रहे थे वही, और 1938 के अंदर चूहे पर प्रयोग किया है। 1938 में चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया, और 1943 1943 के अंदर इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। ये अमेरिका से आते हैं, USA से। ये हमारे बेसिक प्रश्न हो गए हैं। दो पहले ही प्रश्न हो गए। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट में साइकोलॉजी में अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो बहुत बेसिक और ऊपरी तौर से पूछे, क्योंकि यही अधिगम आप किस में पढ़ेंगे? फर्स्ट पेपर के साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे आप। इसलिए यहां हमें क्या है? बेसिक जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हम बेसिक से भी बहुत बारीक कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। जिसे 1938 में चूहे पर प्रयोग है, और 1943 या 1943 कबूतर पर है। अब इनके फिर से क्या है? अन्य नाम है, यानी वो जो अन्य नाम वाली जो श्रृंखला है वो बराबर चल रही है। तो स्किनर का जो सिद्धांत है, इसे सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। सक्रिय का मतलब यहां पर क्रिया को महत्व दिया गया है। थॉर्नडाइक साहब ने दिया था उद्दीपन को महत्व है, और इसने क्रिया यानी रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया पढ़ा हमने। बताओ फिर से कि उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है? उद्दीपक कोई हमारा टारगेट जिसे हासिल करना है, और अनुक्रिया हमारे प्रयास है। तो ये कह रहे हैं कि यहां प्रयास करो तब मिलेगा। आप प्रयास करोगे तब जाकर आपको क्या मिलेगा? उद्दीपन मिलेगा। वही बात कर रहे हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध का नियम या सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत का अनुबंध का सिद्धांत, या इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। कार्य यहां पर मुख्य है, या अनुक्रिया मुख्य है, या रेस्पॉन्स मुख्य है। इसे नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। नैमित्तिक का मतलब भी क्या है? कार्य है, आपके एफर्ट्स। और RS टाइप सिद्धांत कहते हैं, जबकि थॉर्नडाइक का क्या था? S टाइप था। इसे हम R टाइप सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों जुड़ेंगे तो सही, क्योंकि रेस्पॉन्स भी होगा और स्टिमुलस भी होगा। क्योंकि रेस्पॉन्स करेंगे तो मिलेगा स्टिमुलस। स्टिमुलस मींस उद्दीपक। स्टिमुलस का मतलब क्या है? उद्दीपक। और इसे अभिक्रमित अनुदेशन अनुदेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। कुल मिलाकर इन सब का जो एक ही अर्थ निकल रहा है कि यहाँ पर अनुक्रिया यानी क्रिया महत्वपूर्ण है। आपको प्रयास करने पड़ेंगे, और जब आप प्रयास करेंगे तभी मिलेगा। आप एक कोने में जाकर बैठ जाओ कि मुझे तो नौकरी चाहिए, मुझे तो नौकरी चाहिए, बैठे रहो, मिल जाएगी? नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना है? प्रयास करना। और आप प्रयास करेंगे तो आप अपना मनचाहा उद्दीपन ले सकते, और जैसा प्रयास होगा वैसा ही उद्दीपन मिलेगा। अब इस चित्र को सबसे पहले देखें इसको। अच्छा, एक और नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, ध्यान रखना इसे। और ऑपरेंट है ना, ये जैसे इंग्लिश का है तो इंग्लिश में आएगा कैसे? ऐसे आएगा, ऑपरेंट थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आ सकता है ऐसा, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इंग्लिश का वर्ड था और उसका इंग्लिश में लिख दिया,
यानी एज इट इज वैसा का वैसा लिख दिया। और हम इनमें से कोई ढूंढ रहे थे कि ये आएगा, नहीं, सब कुछ यहाँ पर इंग्लिश का ही दे दिया और इंग्लिश का इधर दे दिया। तो याद रखना, यानी इंग्लिश कहीं भी लिखी है तो वो जरूरी चीज लिखी है, छोड़ना नहीं उसे। अब इसमें क्या है, यहाँ चूहे को अंदर बंद कर दिया गया। यहाँ पर देखो एक लीवर भी लगा हुआ है, प्रकाश यानी इसके लिए लाइट जरूरी थी। भोजन यहां से आएगा, स्पीकर बोलेगा यहां से, और ये विद्युत से चलेगा, लाइट से चलने वाला है। तो ये चूहा बैठा रहता है जब तक इसे भूख नहीं लगती है, तो ये क्या करता है, बैठा रहता है, कुछ भी कार्य नहीं करता है। और जब भूख लगती है तब ये आगे बढ़ता है। जैसे हम जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तभी हम क्या है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे जब भी जाता है, अचानक से क्या, वही बात है बिल्ली वाला सा, कि जैसे उसका पंजा इस लीवर पर पड़ता है तो यहाँ पर क्या है कि भोजन यानी आटे की गोलियां आकर गिरती है, आटे की गोलियां आकर गिरती है, और वो क्या कर लेता है, ले लेता है। फिर वो क्या करता है, बैठ जाता है, फिर अपने बैठ जाता है। जब वापस भूख लगती है तब ये क्रिया फिर से करता है। कहने का मतलब ये है कि ये बैठा रहेगा तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसे क्रिया करनी ही होगी। जब तक ये क्रिया करेगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिला। समझ आई बात है? यानी अनुक्रिया किसी कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा, करनी ही पड़ेगी, प्रयास करने ही पड़ेंगे, तब जाकर हमें उद्दीपन मिलेगा। इसी तरह से कबूतर पे प्रयोग किया, ये कम से कम ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है चूहे वाला। अब हमें कोई व्याख्या तो करनी नहीं, हमारा कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, इसमें तो सिर्फ इतना ही है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर किया। और क्या करेंगे, इसमें कोई व्याख्या थोड़ी करनी है अपने को, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। अपना विषय ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के तरह ही पढ़ेंगे। कोशिश की जा रही है आंखें खोलने के, लेकिन फिर भी नहीं खुल रही है। ये भी क्या है, नेचुरल है, अनुकूलित हो गए हैं, है? सेम टू सेम ऐसा क्या है, कबूतर के यहां पर है, या कबूतर के लिए भी वही है कि कुंजी यानी जहां पर चोंच मारनी है, जैसे ही वहां पर उस लीवर पे चोंच मारते हैं तो क्या आते हैं, दाने आ जाते हैं। और ये भी कब करेगा, जब उसे भूख लगेगी, नहीं तो कबूतर बैठा रहेगा। और जब ये जाएगा और वहां प्रयास करेगा तभी इसे क्या मिलेंगे, दाने मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर यह है कि काम कर, सीधी सी बात, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूं, ये सिद्धांत भी बहुत अच्छे बनाए समय के अनुकूल, अच्छी बात है। ये भी हमें सीख दे रहे हैं कि प्रयास तो करना पड़ेगा। तो ये स्किनर का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, अनुक्रिया पर आधारित है। ध्यान रखिए, अंडरलाइन कर रहे हैं हम, देखिए इस सिद्धांत में बार बार बोल रहा हूं, अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स को मुख्य या विशेष महत्व दिया गया। प्रश्न यहां पर बनता है, बाकी इसकी व्याख्या नहीं करनी हमें, ये चित्र केवल हमें देखने के लिए थे। और प्रयोग हमने पढ़ लिया कि 1938 में चूहे पर है और 1943 के अंदर कबूतर पर, बस सफिशिएंट है। अब इसमें विशेष क्या है, विशेष यह है कि इसमें अनुक्रिया को विशेष स्थान दिया गया है। स्किनर के अनुसार यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन या पुनर्बलन मिलता है तो उस क्रिया की गति या शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पुनर्बलन का शब्द क्या होता है, हौसला अफजाई करना, या कोई पुरस्कार मिलना है या कुछ मिलना है, तो वो भी वो आटे की गोलियां एक तरह की क्या है, पुनर्बलन है। तो उसे प्रयास किया, क्रिया की, तब उसे पुनर्बलन के रूप में आटे की गोलियां मिली थी। तो उस यानी जैसे पुनर्बलन मिलेगा तो गति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा कार्य किया और आपकी पीठ थपथपाई गई, कहा कि वास्तव में आपने कितना अच्छा किया है, बहुत अच्छा। तो आपके कार्य धीमे पड़ेंगे नहीं ना, कार्य क्या हो जाएंगे, अच्छा। आपकी फर्स्ट रैंक आ गई, टेस्ट हमने लिया ऑफलाइन और आपकी फर्स्ट रैंक आ गई, तो फर्स्ट रैंक आते ही आपके तो ये हो जाएगा ना कि मुझे अब फर्स्ट रैंक को क्या करना है, मेंटेन रखना है, मेंटेन रखना है, फर्स्ट ही आना है, नीचे नहीं जाना है। और जितना आपने प्रयास किया उससे ज्यादा प्रयास आप करने लगेंगे। तो जल्दी टेस्ट ले रहे हैं, जल्द ही एक टेस्ट में जल्दी लेने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जांचूं तो सही ना
ये जो वर्तमान स्तर है ये कैसा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा एक सुबह वाला जो बैच है वो भी थोड़ा ठीक कंडीशन में आ जाए, तब उनका एक साथ एक ले लिया जाए, क्योंकि बड़ा कंपटीशन होगा ना दोनों बैचों का एक साथ, तब वो रैंक लिस्ट आएगी, बहुत ऐसे आएगी, तब पता चलेगा। ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। हाँ, यहाँ रिजल्ट रिजल्ट क्या है, सारा डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल है। यानी जैसे भर्ती एजेंसी किस प्रकार से अपने एग्जाम लेती है वही है, रिजल्ट का भी वही है, वैसे ही रिजल्ट आएगा, कितने सही कितने गलत, कितने डिडक्शन, कितने परसेंटेज और आपकी रैंक क्या, सारा कुछ खुलेगा। रिजल्ट आपने देखा नहीं था क्या? देखा हुआ है, नहीं देखा? एक रिजल्ट पड़ा होगा। रिजल्ट कहाँ? ये इस तरह से, अब देखो ऐसे लिस्ट बनेगी, यानी सारा कुछ ऐसे बनेगा, दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सा एक छोटा प्रिंट हो गया था, इसलिए आपको ऐसा। फर्स्ट जो टॉपर है उसके आउट ऑफ 60 यानी 60 में से 56 क्वेश्चन सही है, गलत एक भी, इनकरेक्ट एक भी नहीं है। दो प्रश्न इसने क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए, और दो प्रश्न क्या हो गए, डिलीट हो गए। दो डिलीट हो गए, यानी कितना शानदार एक परसेंटेज का कर। और 56 56 54 54 54 ये क्राइटेरिया है, यानी ये रिजल्ट रह रहा है। अब आप सोचिए कि कितनी मेहनत की होगी इन बच्चों, यानी सारा जो है, जैसे सॉफ्टवेयर से जैसे रिजल्ट आपका मूल जो जारी होता है ना, ठीक ऐसे कैसे ऐसे जारी होगा विद रैंक। और इसमें तो डिस्क्वालीफाई वाला है कि नहीं है, यानी डिस्क्वालीफाई होता है, नियम क्या है, भर्ती, इसमें डिस्क्वालीफाई एक भी नहीं है। भर्ती परीक्षा का नियम क्या है, अगर 10%, हाँ ये भी है, जीरो वाले भी है, सब है यहाँ पर, वैरायटी सारी है। यानी 10% अगर आपने प्रश्न छोड़े हैं और उसका पांचवा विकल्प अगर आपने भरा नहीं है तो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, वो भी यहां दिखाएगा। ये भी यहां पर दिखाएगा कि 10% आपने प्रश्नों को छोड़ा और पांचवा विकल्प ओएमआर में भरा नहीं, तो यहां पर आप क्या आएंगे, डीक्यू 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 मीन्स डिस्क्वालीफाइड आ जाएंगे। वर्तमान भर्ती एजेंसी क्या कर रही है ना, डिस्क्वालीफाई। यानी अगर 100 प्रश्न है पेपर के अंदर, 100 प्रश्नों में अगर आपने 10 प्रश्न छोड़े हैं और उनका पांचवा विकल्प अगर आपने नहीं भरा है, तो आप उस परीक्षा से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, यानी डिस्क्वालीफाई, कंप्लीटली आउट हो जाएंगे। तो ये भी अपना सिस्टम यहां पर किया हुआ है, यानी अभ्यास पूरा ओरिजिनल। तो देखिए वापस हम स्किनर साहब के पास चल रहे हैं। स्किनर के अनुसार यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन या पुनर्बलन मिलता है तो उस क्रिया की गति या शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यानी अच्छा उद्दीपन मिलता है या पुनर्बलन मिलता है तो कार्य में क्या हो जाती है, गति हो जाती है सीखने में। स्किनर के अनुसार इस सिद्धांत में पुनर्बलन या प्रबलन यानी रीइंफोर्समेंट पर जोर दिया गया है। प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से स्किनर ने किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? और बता दें, ये जो पुनर्बलन जो शब्द है ना, ये देने वाले भी स्किनर है। पुनर्बलन शब्द निम्नलिखित में से सबसे पहले इसकी अवधारणा या इस शब्द को किसने दिया? तो स्किनर ने। स्किनर ने यह जरूरी समझा कि किसी भी कार्य के लिए, बच्चा हो चाहे वो व्यक्ति हो, उसके लिए पुनर्बलन की आवश्यकता पड़ती है। और जितना आप पुनर्बलन यानी हौसला अफजाई, शाबाशी देंगे, पुरस्कार देंगे, तो उस व्यक्ति के कार्य में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, उसकी गति में बढ़ोतरी। ये स्किनर ने दिया। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, यानी आप जैसा कार्य करेंगे उसका
प्रभाव जैसा होगा तो फिर से कार्य करेंगे। आगे बात समझ में पूछा जा सकता है कि स्किनर का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो प्रभाव के नियम पर आधारित है। अंडरलाइन कीजिए। यानी हम उस कार्य या अनुक्रिया जो हमने करी है उसका जैसा भी प्रभाव रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फिर से करेंगे। अगर हमने वो लीवर दबाया और आटे की गोलियां चूहे के लिए आई है तो उस कार्य को चूहा क्या करेगा? फिर से करेगा, क्योंकि प्रभाव का नियम यह कहता है कि परिणाम के आधार पर हम कार्य को फिर से करते हैं। और इसमें प्रायोगिक जो साधन है वो है चूहे और सफेद कबूतर, यानी भूखे जानवरों पर यह प्रयोग किए गए थे। अब आप बता दो कि चूहे पर प्रयोग कब किया गया था? 1938। और कबूतर पर 1943। इसके अंदर मूल विषय वस्तु क्या है? अनुक्रिया मुख्य है, रेस्पॉन्स मुख्य है, मुकाबले उद्दीपन के मुकाबले अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स यहां पर मजबूत है। कौन से हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं? स्किनर के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अब आता है हमारे सामने गेस्टाल्ट का सिद्धांत 1912 में दिया गया जर्मनी में। ये बेसिक प्रश्न हमारे, जब हेडिंग क्लियर है तो सीखना भी क्लियर। यानी गेस्टाल्ट का सिद्धांत है 1912 और जर्मनी से संबंधित है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो अंडरलाइन करें और आगे बढ़े। मैक्स वर्दीमर ने दिया। गेस्टाल्टवाद किसने चलाया या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया किसने था? तो वो है मैक्स वर्दीमर। और आंकड़ा कौन सा है? 1912 का है। जबकि कॉफका व कोहलर ने, जो कि 1916 में इसे प्रचलित किया था और इनका समर्थन जो किया वो है कुर्ट लेविन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से गेस्टाल्टवादी है? तो गेस्टाल्टवादी कौन कौन से हैं? मैक्स वर्दीमर भी है, कॉफका भी है, कोहलर भी है और समर्थन करने वाला कुर्ट लेविन भी है, जिन्होंने फील्ड थ्योरी चलाई थी, क्षेत्रवाद का सिद्धांत चलाया था। तो वो कुर्ट लेविन है, ये भी इसका समर्थन करते हैं। और गेस्टाल्ट एक क्या है? जर्मन शब्द है। अंडरलाइन कीजिए। इंपॉर्टेंट बात है कि गेस्टाल्ट शब्द इस भाषा का है तो जर्मन का है और इसका अर्थ होता है पूर्णाकार, टुकड़ों में नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी क्रिया को सीखा जाए तो पूर्णाकार एक साथ सीखा जाए। ये कह रहे हैं कि अंशों में या टुकड़ों में बांटकर नहीं बल्कि एक साथ सीखा जाए। और इसके भी अन्य नाम है। हर सिद्धांत की भांति इसके भी क्या है? अन्य नाम है। अवयवी सिद्धांत भी इसे कहते हैं, सावयवी सिद्धांत भी इसे कहते हैं, समग्र सिद्धांत भी कहते हैं। नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी क्रिया अगर सिखाई जाएगी तो समग्र रूप से पूर्णाकार में सिखाई जाएगी। और स्वरूपवादी सिद्धांत भी इसे कहते हैं और पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं, यानी होल पार्ट में सिखाया जाए, क्रिया का एक साथ प्रतिपादन किया जाए। गेस्टाल्ट का मतलब ये। गेस्टाल्टवाद किसने चलाया? मैक्स वर्दीमर। प्रचलित किसने किया? कॉफका और कोहलर ने। समर्थन पुरजोर से किसने किया? कुर्ट लेविन ने किया है। और गेस्टाल्ट शब्द एक जर्मन है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णाकार, किसी भी क्रिया को एक साथ करें। इस सिद्धांत के अनुसार किसी समस्या को खंडों या अंशों में विभाजित न करके समग्र यानी पूर्णाकार में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे यदि किसी खिलाड़ी को खेल कौशल सीखना हो या उसे सिखाना हो तो उसे होल पार्ट यानी पूर्णाकार में सिखाएं, बाई पार्ट या अंशों में बांटकर नहीं। ये होल पार्ट का समर्थन करता है सिद्धांत। और कॉफका की एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, होती है प्रकाशित 1920 में। पहला प्रकाशन 1920 के अंदर है। अब जो पढ़ रहे हैं प्रश्न यहां से उठता है इसका कि कोहलर है एक गेस्टाल्टवादी। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने एक प्रयोग किया है
और इस प्रयोग के बारे में बहुत सारे प्रश्न हर प्रकार की भर्तियों में पूछे, ध्यान में रखना है। पहली बात तो यह है कि इस प्रयोग की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में करी है और इस पुस्तक की रचना 1929 में यानी प्रकाशित हुई है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक जो कि कोहलर की है, इस पुस्तक में इस प्रयोग का जिक्र किया है 1929 के अंदर। 1929 के अंदर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक में इस प्रयोग का जिक्र किया है। किसने? कोहलर ने। हम पढ़ रहे हैं गेस्टाल्टवाद और गेस्टाल्टवाद में भी कोहलर को पढ़ रहे हैं क्योंकि कोहलर ने एक किया था शानदार प्रयोग, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके उपनाम भी क्या है कि इस यानी कोहलर के प्रयोग को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ का मतलब क्या होता है? अचानक कोई सूझ उत्पन्न होना, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि सूझ कहां से निकलती है? अंतर्दृष्टि से निकलती है, इसलिए अंतर्दृष्टि है। और खोज का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और खोज का सिद्धांत। प्रयोग कब किया है? 1917 के अंदर प्रयोग किया है। अब इसकी कहानी हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। आर यू रेडी कहानी सुनने के लिए? ठीक है। जैसे हम इतने बड़े इस हॉल के अंदर बैठे हैं, इसी तरह से क्या होता है कि एक होल होता है और उस होल के अंदर हम बंद कर देते हैं किसको? सुल्तान नामक चिंपांजी, जो कि वन मानुष एक बंदर होता है। वन मानुष का मतलब होता है वन में रहने वाला है बंदर, लेकिन दिखने में कैसा है? मनुष्य जैसी। वन में रहने वाला, दिखने में मनुष्य जैसी, और उसका नाम सुल्तान और चिंपांजी यानी बंदर होता है। अब उस बंदर को हम क्या करेंगे? इस चित्र के अनुसार देखिए आप कोहलर का प्रयोग। ऐसा होल होता है और उस चिंपांजी को बंद कर दिया गया है और केले लटका दिए हैं ऊपर, और चिंपांजी को लगी है तगड़ी भूख, भूख लगी है, हंगर है। अब केले इतनी ऊंचाई पर लगाए गए हैं कि सीधा चिंपांजी वहां पर पहुंच नहीं सकता। और कोहलर ने कुछ प्रयोग करने के लिए कुछ बॉक्स भी रखे, इधर रख दिए, उधर रख दिए, कुछ ऐसे बॉक्स रख दिए, और उस बॉक्स के ऊपर चढ़कर अगर वो वन मानुष केले खाना चाहे तो पहुंच सकता है। यह भी व्यवस्था थी कि अगर वो एक बॉक्स रखकर अगर केले के नीचे सीध में रख ले और केले हासिल करे तो वो कर सकता है, ये व्यवस्था थी। अब क्या है? भूखा है चिंपांजी और बार बार निहार रहा है, देख रहा है किसको? ये जो केले लटके हुए हैं, गुच्छा लटका हुआ है, बार बार देख रहा है और उसे समस्या हो जाती है, तनाव हो जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, बहुत स्ट्रेस होता है उसे। लेकिन अचानक उसके दिमाग में आता है, अचानक क्या होती है? सूझ होती है कि क्यों न इस बॉक्स को उठाकर इनके नीचे रखूं और मैं बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले हासिल कर लूं। ऐसा ही उसने किया था। तो जो दिमाग में उसके आया, वैसे चिंपांजी क्या है? मनुष्य से थोड़ा कम है, बाकी बुद्धिमान होता है, आपको पता है, बुद्धि होती है चिंपांजी के। तो उसने उस बॉक्स को उठाया और उस केले के नीचे रखा और केले उतार के खा लिया है। ये तो पहला है। कोहलर ने ऐसा सोचा कि ये तो इसने थोड़ा अधिगम किया है, पूरा अधिगम नहीं किया है, इसे पूरा सिखाना है। तो क्या करना है? फिर से वही क्रिया, बस केले जो थे उनकी हाइट बढ़ा दी। केलों की क्या करी हमने? हाइट बढ़ा दी है, और हाइट बढ़ाने के बाद बाकी वो चीजें सेम वही है। तो उसने पता था कि एक बॉक्स रखकर उसने फिर से लेने का प्रयास किया, लेकिन एक बॉक्स से क्या हुआ? पहुंचा नहीं। तो बॉक्स और भी तो रखे हुए थे। उसने दिमाग में लगाया क्यों न एक बॉक्स को और यहां पर रखें इसके ऊपर और पहुंच जाए। और जैसे बॉक्स से ऊपर रखा तो क्या है? पहुंच गया। ऐसे फिर से हाइट बढ़ाई गई, तो 2-3 बॉक्स ऐसे रखता गया और हाइट बढ़ाई, और वहां पर कुछ छड़ियां भी रखी। वहां पर कुछ छड़ियां, और छड़ियां ऐसी थी कि एक दूसरे के अंदर आ सकती है, ऐसी छड़ी थी। तो वो बॉक्स रखा, फिर वो छड़ियां इधर उधर, सारे बॉक्स रख लिए, लेकिन फिर भी वो रेंज पे नहीं जा रहा है और इधर उधर बिखेरी हुई पड़ी थी क्या?
छड़ियां, तो वो उतरा और उस छड़ी को लेकर और उस छड़ी के माध्यम से प्राप्त कर लिया। अब बताओ, कहने का मतलब यह है कि स्टेप बाय स्टेप वो सीखने लग गया कि मुझे क्या करना है। लेकिन अचानक तो क्या हुई थी, सूझ हुई थी ना, कि जब पहली बार वो नहीं पहुंच रहा था तो उसकी सूझ उत्पन्न हुई कि क्यों न इस बॉक्स को इन केलों के गुच्छे के नीचे रखा जाए और इनको हासिल कर लिया जाए। तो देखिए, अंतर्दृष्टि अचानक उत्पन्न होती है। पहली बात तो यह है, अंतर्दृष्टि का मतलब अंदर से कोई सूझ उत्पन्न होती है ना। जैसे आपको पता है कि हम कुछ भी अगर कार्य कर रहे हैं, मैथमेटिकल जो स्टूडेंट्स होते हैं गणित के, वो क्या कि पजल्ड स्थिति में रहते हैं और किसी सवाल या किसी क्वेश्चन का उनको क्या है, बार बार अभ्यास करने के बाद में भी कोई तोड़ मिलता नहीं है। लेकिन अचानक उनके कोई ऐसी सूझ उत्पन्न होती है कि उनको वो हल निकल जाता है। ऐसे ही आपने मैकेनिक को देखा होगा, कोई मिस्त्री जब काम करते हैं, यानी चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे लाइट का हो, या टीवी वाला, या कैसे भी हो, आपको पता है वो काइया चिपकाते रहते हैं इधर उधर। कभी इधर चिपकाया नहीं हुआ, इधर चिपकाया नहीं हुआ, इधर चिपकाया तो भी सही नहीं हुआ, इधर चिपकाया फिर भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक उसे क्या है, सूझ होती है कि क्यों न इस पर काइया चिपकाया, और जैसे उस पर चिपकाया तो क्या हो गई, सही हो गया। कहने का मतलब उसके अंदर क्या हुई, अचानक सूझ उत्पन्न हुई। ये हमारी अंतर्दृष्टि से आती है, आंतरिक तरह से आती है। देखिए कि सूझ का संबंध हमेशा क्या है, बुद्धि से होता है, हमारे विवेक से होता है। जितना हमारा यानी बुद्धि और विवेक प्रतिभाशाली होता है, उतनी सूझ मजबूत होती है। यानी यह त्वरित और हमारी तत्काल बुद्धि यहां पर काम आती है। सूझ आयु पर निर्भर करती है, यानी परिपक्वता पर निर्भर करती है या आधारित होती है। यानी यहां पर जो व्यक्ति जितना ज्यादा मैच्योर होता है, वो चिंपांजी काफी क्या था, मैच्योर था। तो उस चिंपांजी से हम मनुष्यों पर लेकर आते हैं, तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, वो उतना ही ज्यादा सूझ का यानी सीखने में मदद मिलती है उसे। सूझ से प्राप्त ज्ञान क्या है, स्थायी है, भूल नहीं सकते। जो सूझ से जो प्राप्त ज्ञान हुआ है हमें, वो उसे हम वापस दोबारा भूल नहीं सकते, वो स्थायी होता। तो देखिए कि कोहलर के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि न होकर किसके द्वारा होता है, सूझ के द्वारा। कुल मिलाकर यहां पर ठीक नहीं बताया है किसके अधिगम सिद्धांत को, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। वो ये कहते हैं कि प्रयास और त्रुटि से नहीं, कैसे सीखा जाता है, सूझ के द्वारा सीखा जाता है। और इस सिद्धांत के चरण अब आप देखो, आपको खुद को मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये चरण से संबंधित प्रश्न बनता है। ये क्रम आता है, पर क्रम को आगे पीछे करके ऐसे छोड़ा जाता है और हमें क्रम से उसे सजाने के लिए बोला जाता है। तो देखिए आप, सबसे पहले क्या होता है, क्या लक्ष्य है, कि वो केले हासिल करने हैं, वो हमारा क्या है, लक्ष्य है। क्या हुई, बाधा, कि कैसे हासिल किया जाए, बाधा उत्पन्न हुई। और साथ में और क्या आया, तनाव, स्ट्रेस आ गया। बाधा, बाधा के साथ में स्ट्रेस आ गया। अब अचानक क्या हुई, सूझ उत्पन्न हुई और उसके बाद में हासिल कर लिया। सूझ उत्पन्न हुई तो उसने हासिल कर लिया। संगठन यानी बॉक्स रखा, संगठन का मतलब क्या है, बॉक्स रखा है। फिर अगर हाइट बढ़ा दी तो पुनः संगठन कर लिया, कहने का मतलब ऐसे रख लिए, यानी बॉक्स कर लिया एक दूसरे के ऊपर, तो यह पुनः संगठन हो गए। और अंतिम में हमने क्या कर लिया है, अधिगम करना सीख लिया है। ये भी एक है सीखने की प्रोसेस। सबसे पहले लक्ष्य, बाधा, तनाव, सूझ का उत्पन्न होना, संगठन। संगठन का मतलब एक बॉक्स रखना, पहला बॉक्स रखना वो क्या है, संगठन। उसके बाद जितने भी बॉक्स रखें या जितने भी छड़ियां लगाए, वो सब किस में आते हैं, पुनः संगठन में आते हैं और अधिगम। प्रायोगिक साधन क्या है, सुल्तान नामक क्या है, चिंपांजी है, जो कि वन मानुष। बताओ ये सिद्धांत याद हुए कि नहीं हुए आज, बहुत ही शानदार तरीके से। कोई भी विषय वस्तु हो उसका रिवीजन मस्ट होता है, और मैंने आपसे कहा है आज जितना भी पढ़ा है उसे आज ही और जितना हो सके जल्दी रिवीजन करना है। और जितना लेट करेंगे, कि मैं तो अभी तो समय क्या है कि 4 बज रहे हैं और सोते समय इसका रिवीजन कर लेंगे, तो जितना लेट रिवीजन करेंगे उतनी ही यह विषय वस्तु आपसे दूर होती जाएगी। अभी
जैसे 4 बज रहे हैं तो 4 से 5 के बीच आप 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट करें। आप 1.5 घंटे की क्लास लगी है तो रेस्ट की जरूरत है, आप रेस्ट कर लें। जैसे ही आप रेस्ट कर, बहुत जरूरी है, विश्राम बहुत जरूरी है, रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। और इवन मैं आपको एक सजेशन कि अगर जब आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत वेरी टायर्ड हैं आप, तो आप क्या करेंगे, आप शवासन की स्थिति में लेट जाइए, यानी सीधा पीठ के बल लेटना है और बस नॉर्मली हमारी सुप्त अवस्था जैसे स्थान बना लेना है, ऐसी स्थिति बना लेनी है। 10 मिनट के अंदर आप थकान मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सीधा शवासन की स्थिति में सोने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नक से लेकर शिख तक जाएगा, अच्छा होगा और हर जगह ऑक्सीजन पहुंचेगी। और जहां ऑक्सीजन पहुंचेगी वहां पर क्या है, थकान मुक्त होंगे हम। यह वैज्ञानिक कारण है। इसलिए जब थकान की स्थिति आती है तो सीधा लेटना है और हल्की आंखें बंद कर लेनी। आप 10 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा अपने आप को तरोताजा, और किसी भी अभ्यास के बीच में गैप देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी 1 घंटे तक आप कुछ भी नहीं कर जाएं, प्रॉपर तरीके से जो आप रेस्ट करनी आप रेस्ट कीजिए, लेकिन जैसे ही रेस्ट से आप उठें, आप हमारी बात को देख लें कि जब हमने तैयारी की थी तो जब आंखें खुली थी तो नोट्स हमारे सामने थे, इसीलिए सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों में 5वीं रैंक थी राजस्थान। ठीक है ना, यही था कि जब हमारी आंखें खुली थी तो नोट्स हमारे थी, क्योंकि टारगेट एक ही था कि इसी भर्ती के अंदर लगना ही है। इसके बारे में सोचा और कुछ नहीं था, सारे त्याग किए थे और त्याग करने पड़ेंगे, तब जाकर होगा, वन वे होना पड़ेगा, तब जाकर हम इस कंपटीशन। अभी कंप्लीटली आप क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। जैसे ही रेस्ट से आप उठे उस समय आपके हाथ में ये रिवीजन ना ही। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।